हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, जेनेटिक्स वाला। उसके एमसीक्यूज भी मैंने करा दिए हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 6, जिसमें आपको वंशागति का आणविक आधार क्या है उसके बारे में जानना है। तो बेसिकली आपको क्या जानना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस प्रकार से बनता है, क्यों उसको डबल हेलिक्स कहते हैं, किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें उसमें लगी होती हैं जिससे वो बनता है। तो ये कुछ चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में जाननी है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी चैप्टर को हम चैप्टर नंबर 6 को आगे करेंगे। बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में आपको देखो, पिछले चैप्टर में आपने इनहेरिटेंस के पैटर्न्स और उसके जेनेटिक आधार के बारे में पढ़ा। मेंडल के टाइम तक जिनको आप फैक्टर्स कहते हैं जो इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को रेगुलेट करते थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, है ना। अगले 100 सालों के बाद अनुमानित लगभग जेनेटिक मटेरियल के नेचर का फिर पता चला। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल जो था वो क्या था, डीएनए था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था। तो कैसे डीएनए की खोज हुई, किसको डीएनए कहते हैं, डीएनए क्या है, वो आपको आज समझना है। डीएनए किसको कहते हैं, है ना। तो जब ह्यूमन जीनोम में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियोटाइड के कंप्लीट सीक्वेंस से क्या होता, जीनोमिक्स के न्यू युग का, नए युग का शुरुआत हुई। इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में आपको ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे कि लिविंग सिस्टम में, जीवित जो संसार है हमारा, उसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा की गई, जिस पर सबसे ज्यादा विचार किया गया और जिस पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो था डीएनए। यानी कि एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसकी प्रेजेंस से, जिसके टेस्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि इस, जैसे कोई बच्चा है तो डीएनए का टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि इनके माता पिता कौन हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर से ये पता लगाया जा सकता है कि इनके माता पिता कौन हैं। और इस तरह से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो अणु आया जीवित संसार में, लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो अणु आया वो था डीएनए। और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में इस सेक्शन में हमें चर्चा करनी है। क्या जेनेटिक मटेरियल 2 प्रकार का होता है, आपने नाम सुना है, डीएनए, आरएनए, है ना। तो ये क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, किस तरह से ये आगे काम करते हैं। डीएनए जो है, डीएनए आपका है पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए जो है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर है। डीएनए की लेंथ जो है वो यूजुअली इसमें प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स के कितनी संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके आधार पर डिफाइन की जाती है। एक न्यूक्लियोटाइड का जो संबंध होता है वो एक बेस पेयर से होता है, ठीक है। ये एक जीव का, ऑर्गेनिज्म का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, एक बैक्टीरियोफेज, जिसे एक बैक्टीरियोफेज होता है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। और बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर भी प्रेजेंट होते हैं ना। इसी तरह से इश्चेरिचिया कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन डीएनए के हैप्लॉयड कंटेंट में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लॉन्ग पॉलीमर के स्ट्रक्चर की हम चर्चा करेंगे पहले। लेकिन इन सब चीजों को समझने से पहले हम छोटी छोटी बातें जो हैं उसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार, ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। बच्चों जैसा कि आपको मैंने कल शुरुआत की थी चैप्टर नंबर 6 की, ये है आपका चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपने क्या जाना कि देखिए, जैसे कि
आपका हम बात कर रहे हैं बार बार न्यूक्लिक एसिड की। हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं? हम बार बार न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में बार बार हम किसकी बात कर रहे हैं? हम न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं। हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल की या न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल, आप सबको पता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। इसको आप इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ये आप सबको पता है क्योंकि आप हैं क्लास 12th में। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो प्रकार का होता है। एक का नाम है डीएनए और दूसरा का नाम है आरएनए। तो जैसे हम बार बार न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करें जैसे प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बना है? जैसे हम बार बार न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं कि डीएनए और आरएनए होता है, दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो प्रोटीन जो है वो किन चीजों से बना होता है? तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लेते हैं कि ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन आप सबको पता है, मान लीजिए कि ये एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो किससे बना है? प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटीन कैसे बना हुआ है? बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल की बहुत लंबी श्रृंखला से मिलकर के बना हुआ है ना। ये जो है ये क्या है? अमीनो अम्ल है। ये क्या है? अमीनो अम्ल है। मतलब प्रोटीन की इकाई। अब क्या ये लाइन हम लिख सकते हैं कि प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की इकाई जो है वो अमीनो अम्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन की संरचना जो है वो बनाते हैं। प्रोटीन की इकाई क्या हो गई? अमीनो अम्ल हो गई। इसी तरह से न्यूक्लिक अम्ल की इकाइयों को यदि हम जोड़ देंगे तो उसकी इकाइयों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल दो तरीके का होता है ना। इसके बारे में हम जानेंगे। एग्जाम्पल हमने जान लिया कि प्रोटीन का इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। उसी प्रकार से डीएनए आरएनए की जो बेस है वो क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। अब न्यूक्लिक अम्ल आप सबको पता है कि दो प्रकार का होता है। ये दोनों नाम आपने सुने होंगे, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए को कहते हैं आप डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है इसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। दूसरा शब्द आपने सुना है आरएनए। आरएनए क्या होता है? ये होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या इसी को यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों नाम आपने सुने हैं। ठीक है। अब इसमें डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए बार बार सुनते हैं, बहुत बार चर्चा में आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब न्यूक्लिक अम्ल किस चीज से बना हुआ है? तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। पहला प्रकार हो गया डीएनए और दूसरा प्रकार हो गया आरएनए। बना हुआ है न्यूक्लिक अम्ल से। दोनों में डी और आर का फर्क है, यानी कि अंतर है। तो न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसी संरचना है जो दो प्रकार की होती है, डीएनए और आरएनए। क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल
न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसी संरचना है जो दो प्रकार की होती है। एक ऐसी संरचना है जो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन से वो दो प्रकार हैं? एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। इतना क्लियर है आपको? एकदम क्लियर हो गया। अब न्यूक्लिक अम्ल बना किस चीज से होता है? न्यूक्लिक अम्ल बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल जो है किससे बनता है? जैसे हमने बात करी थी, मैंने आपको प्रोटीन का एग्जांपल दिया कि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ है। तो न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर के बनता है? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। मिलकर बना होता है। तो पॉइंट दो हो गए। एक तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है डीएनए, दूसरा प्रकार है आरएनए। अब ये न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। अब आप पूछेंगे कि न्यूक्लियोटाइड भी क्या है? बार बार न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड क्या है उसके बारे में जानने से पहले जब हम देखेंगे कि देखो अब न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो क्या जो डीएनए और आरएनए हैं ये दोनों न्यूक्लिक एसिड के प्रकार हैं, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार हैं। तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर के बना है ना? तो डीएनए भी किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। और आरएनए भी किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। यानी कि डीएनए और आरएनए ये दोनों के दोनों जो है वो किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। तो अब डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? अब हमको ये जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या है ना? डीएनए और आरएनए ये दोनों के दोनों बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक इस प्रकार की संरचना है जो तीन चीजों से मिलकर बनती है। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसी संरचना है जो तीन चीजों से मिलकर बनती है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनती है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। क्या क्या चीजें उसमें होती हैं वो हम देखेंगे। वो तीन चीजें क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। पहला है शर्करा, दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। ठीक, पहला है शर्करा, दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। पहला क्या है? शर्करा यानी कि शुगर प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या है? फॉस्फेट। और तीसरा क्या है? नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन क्षार, या इसको लिखते हैं नाइट्रोजनस बेस, इसको लिखेंगे फॉस्फेट और इसको लिखेंगे शुगर। ठीक, अब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनता है ना? अब देखेंगे कि किस किस तरह से कैसे कैसे जुड़ता है। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बने होते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों बने होते हैं। तीनों चीजें मिल करके आपस में क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को
मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। अब समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना है। अब अगर ये कहा जाए कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, अब अगर ये पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को यानी कि सीरीज को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है, अब अगर ये लिखें कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे है इसको हम समझेंगे। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है वो शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार, न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बनता है, आपका शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब किस तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं आपस में, न्यूक्लियोटाइड किस तरह से जुड़े होते हैं, देखो एक फॉस्फेट, एक शर्करा और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, फिर फॉस्फेट, फिर शर्करा, फिर फॉस्फेट, फिर शर्करा। ठीक, अब 1 2 3 4 शुगर। ठीक, इससे क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। तो अगर हम ये कहें कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। अगर हम ये लिखें कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल बना रहे हैं। तो क्या हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे, जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके आपका न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। तो देखो मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, एक शुगर प्रेजेंट होती है और साथ में नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होता है। ठीक, क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होता है। तो यदि 3 चीजें मिल रही हैं, क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये कुछ इस तरह से नहीं बना हुआ, ये ऐसे देखते हैं, एक जुड़ा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा। कितना, 1 2 ऐसे लंबा बहुत ज्यादा है। 4 मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे कि 4 है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो क्या एक फॉस्फेट, एक शर्करा और एक नाइट्रोजनस बेस मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं, क्या बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका आरएनए का, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का, जो कैसा है,
इसमें केवल आपको एक श्रृंखला दिखाई पड़ रही है, तो ये है आपका सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स या इसी को क्या कहते हैं, एक रज्जु की संरचना। क्या है, RNA। ठीक है, ये कैसी है, एक रज्जु की संरचना है। अब इस तरह से अगर हम बनाते हैं नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर, ये तीनों मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इससे एक एक क्षार मिल रहा है, एक नाइट्रोजनस बेस मिल रहा है। ठीक, अब इसके बाद एक और संरचना बना लेते हैं। इसमें भी यही तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें आप सामने देख रहे हैं कि इसमें तो एक श्रृंखला है और इसमें जो है वो दो श्रृंखला जुड़ी हुई है। इसमें कितनी है, एक श्रृंखला बनी हुई है और इसमें क्या है, इसमें आपको दो श्रृंखलाएं जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। ठीक, और ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब आपने ये देखा कि ये क्या है, ये जो है ये आपका है RNA और ये क्या है आपका DNA। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा हुआ आपका, एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, ये मिलकर के बना एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, यह एक न्यूक्लियोटाइड। तो क्या इसी प्रकार के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक सीरीज का निर्माण कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। ये है सिंगल सीरीज और ये आपको डबल सीरीज है, मतलब आमने सामने दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एक रज्जु की, या जिसको आप कहेंगे सिंगल हेलिक्स, और ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा द्विरज्जु की यानी कि डबल हेलिक्स। द्विरज्जु की यानी कि डबल हेलिक्स क्या कहलाएगा, द्विरज्जु की यानी कि डबल हेलिक्स कहलाएगा। ठीक, अब इसमें आप देख रहे हैं कि RNA में आपकी न्यूक्लियोटाइड्स की सीधी श्रृंखला है ना, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगल हेलिक्स है, इसलिए इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीधी श्रृंखला है। लेकिन DNA में क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की सीधी श्रृंखला है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की सीधी श्रृंखला है, और सामने क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स की दो सीरीज आमने सामने दिखाई पड़ रही हैं। न्यूक्लियोटाइड की दो सीरीज है, इसमें सीरीज जो है वो कैसे बनी है, न्यूक्लियोटाइड की एक सीधी सीरीज बनी हुई है इस तरह से। ये एक एक न्यूक्लियोटाइड हो गया है ना, उसकी सीधी सीरीज बनी हुई। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया एक और न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया एक और न्यूक्लियोटाइड, ये भी हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। लेकिन क्या देख रहे हैं कि सामने भी आपको दिख रही है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी आपका न्यूक्लियोटाइड है और ये भी आपका जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की आपको सीधी श्रृंखला दिखाई पड़ रही है और इसमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला आमने सामने है। इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की जो श्रृंखला है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीरीज है वो कैसा है, आमने सामने है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने उसकी श्रृंखला बनी हुई है।
आमने सामने श्रृंखला में है, श्रृंखला में है। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि ये क्यों है, क्योंकि ये सिंगल हेलिक्स है और ये क्या है, ये एक रज्जुकी है और डीएनए कैसा है, द्विरज्जुकी है, यानी कि डबल हेलिक्स है। इसका मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स इसमें आमने सामने दो सीरीज आपको दिखाई पड़ रही है और आरएनए में क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही धागे की। ये है एक धागे की ऐसे और ये है ऐसे डबल धागा, ये जो है ऐसे धागा जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक धागे से बना हुआ है ये आरएनए और जो है डीएनए है ये जो है ये दो धागों से मिलकर के बना हुआ है। इतना समझ में आया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सीधी श्रृंखला से आरएनए और डीएनए बनते हैं। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की सीधी श्रृंखला होती है, सिंगल हेलिक्स और एक रज्जुकी कहलाता है, या कह सकते हैं एक ही धागे से बनी संरचना है। और जो आपका डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने श्रृंखला में होते हैं और दो धागों से मिल करके ये संरचना बनती है। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, मैंने आपको कल बता दिया था कि फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये शब्द दिया था ऑल्टमैन ने। अब अगर ये पूछे कि फ्रेडरिक मिशर ने किसकी खोज की थी, तो उन्होंने आरएनए की नहीं, उन्होंने डीएनए की खोज की थी। फ्रेडरिक मिशर ने किसकी खोज की थी, डीएनए की खोज की थी, आरएनए की खोज नहीं की थी। और न्यूक्लिक अम्ल शब्द की खोज किसने की थी, उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल ये जो शब्द है इसकी खोज की थी ऑल्टमैन ने। न्यूक्लिक अम्ल शब्द को किसने दिया था, ऑल्टमैन ने। न्यूक्लिक अम्ल शब्द दिया था किसने, ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन ने। तो ये दो इंफॉर्मेशन है, इसको जानेंगे, इसके बाद का आगे हम अगले सेशन में समझेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने क्या देखा कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल था डीएनए मोस्ट इंटरेस्टिंग अणु, जैव अणु रहा है, जिसके बारे में चर्चा हुई और जिसके बारे में प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि किस तरह से ये अपना काम करता है। ऐसा क्या है जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर कर देता है, पहुंचा देता है। आपको बताया मैंने कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल, ये दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि न्यूक्लिक अम्ल है जैसे प्रोटीन अमीनो अम्ल की बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बनता है, उसी तरह से न्यूक्लिक अम्ल है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो तीन प्रकार की चीजों से मिलकर के बनते हैं, आपका फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आरएनए की संरचना, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक धागे की संरचना है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला होती है और डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला के साथ दो धागों की संरचना से बनता है। इसीलिए आरएनए को सिंगल हेलिक्स या एक रज्जुकी कहते हैं और डीएनए को डबल हेलिक्स या द्विरज्जुकी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में जो आपका शर्करा शुगर, पेंटोज शुगर जुड़ी हुई होती है। तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में विस्तार में हम अगले सेशन में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।